गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस का सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आज हम 98 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे और 98 से 150 क्वेश्चन तक हम करेंगे आज। क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, 1 महीना 20 दिन 15 दिन के अप्रॉक्स आपके पास टाइम बचा हुआ है और उसमें आपको जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे करने हैं। और बहुत सारे लोग जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और मेरे पुराने वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर आप देख लीजिए जल्दी से। चलिए अब बिना देरी के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इट मीन्स 98 नंबर क्वेश्चन है कि बाण भट्ट की कादम्बरी, मतलब कादम्बरी एक किताब है जिसके रचयिता कौन है, तो बाण भट्ट है। ठीक है, बाण भट्ट को तो आपने जानता ही होगा, मतलब आपने जाना ही होगा कि बाण भट्ट जो है हर्षचरित इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, तो बाण भट्ट जो है वो कादम्बरी में उत्तम शिक्षा का वर्णन 64 कलाओं का ज्ञान रखने के रूप में किया गया है। मतलब जो उच्च शिक्षा है, उत्तम शिक्षा है, उसका वर्णन 64 कलाओं का ज्ञान रखने के रूप में किया गया है। और इन 64 कलाओं में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित हैं? तो मतलब मैं बता दूं एक बार कि जो बाण भट्ट है, अपनी कादम्बरी उनकी बुक है, उसमें उन्होंने 64 कलाओं को, जो जिन लोगों को 64 कलाएँ आती हैं उनको उत्तम शिक्षा का कहा गया है कि उनके पास उत्तम शिक्षा है। तो इसका वर्णन उन्होंने किया है और इसमें अब बताना है आपको कि कौन कौन सी शिक्षा इसमें शामिल है। तो ये आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा कि उसमें कलाएं हैं, व्यावसायिक है, पाठ्यक्रम है, मतलब जिसको आज हम वोकेशनल कोर्स कहते हैं, तो उस समय भी था, उसको व्यावसायिक पाठ्यक्रम कहते हैं। फिर अभियांत्रिकी, जो आज के टाइम में हमारा इंजीनियरिंग है, आयुर्विज्ञान है, गणित शास्त्र है, विज्ञान और कई अन्य विषय है, तो ये सारे उसमें है। इसके अलावा आप एक और चीज़ याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तो बाण भट्ट की कादम्बरी लिखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा जो भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र लिखा है ना, उसमें भी उन्होंने 64 कलाओं का वर्णन किया है। तो ये सारी जगह आपको पढ़ना है। 64 कलाएँ, जैसे सोनार के सोना चुराने के 16 कलाएँ हैं, फिर कायस्थों का 16 कला उन्होंने बताया है, तो ऐसे करके है, मैं वो कभी डिटेल में आपको बताऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृत भाषा का संस्कृत के साथ बहुत से स्तरों पर समानताएं और विभिन्नताएं हैं। जो प्राकृत भाषा है वो संस्कृत के साथ, उसमें बहुत सारी समानताएं दिखने को मिलती है और विभिन्नताएं भी हैं। तो प्राकृत भाषा जब साहित्यिक प्रयोग के लिए सूत्रबद्ध की गई, तब जिस पारंपरिक वैदिक भाषा से उसकी भिन्नता थी वह कौन सी थी? तो उसको अपभ्रंश कहते हैं। ठीक है, उसको अपभ्रंश कहते हैं। तो प्राकृत भाषा को अपभ्रंश भी कहा जाता है। जो प्राकृत भाषा है ये अपभ्रंश का ही एक रूप है, अपभ्रंश भी कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत से तटस्थ सांकेतिक बोली तथा भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनी भाषा है और यह संस्कृत से ही सृजित हुई भाषा है। इसका प्रयोग प्राचीन साहित्य में मिलता है। देखिए, अब जिसका भी लैंग्वेज होगा, जो हिंदी साहित्य वाले हैं वो तो समझ रहे हैं कि अपभ्रंश किसको कहते हैं, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट वाले हैं उनको नहीं पता है कि अपभ्रंश। देखिए, जो भी हमारी जो है वो पहले प्राकृत भाषाएं का प्रयोग किया जाता था, पाली, प्राकृत, फिर आता है, उसके बाद ये हमारा अपभ्रंश वगैरह आता है और उसके बाद हमारा हिंदी बना था। तो बोलते हैं ना, तद्भव तत्सम जो है, तो तत्सम मतलब मेरा मूल था, उसके बाद उसमें थोड़ा सा वो विकृत होता गया, तब फिर वो तद्भव बना। तो वही चीज़ है यहाँ पे अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है, ये पढ़ते हैं, ये थोड़ा क्लियर दिख रहा है। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उच्च शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? जो हायर एजुकेशन है उसका उद्देश्य क्या नहीं है? तो क्या कैरियर का निर्माण? तो है ही। साक्षरता स्तर में सुधार, क्या साक्षरता स्तर में सुधार करने के लिए ही हम केवल उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम अपना एक अच्छा जीवन जीने के लिए हम उच्च शिक्षा करते हैं, ताकि हमें रोजगार मिल सके, हम एक अच्छे आदमी बने। शोध के लिए करते हैं, बिल्कुल, हम रिसर्च तो करते हैं, फिर अध्यापन हम दूसरे को पढ़ाने के लिए भी करते हैं। तो साक्षरता स्तर में सुधार उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है, क्योंकि उच्च शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य निम्न क्या है? कैरियर विकास है, कैरियर विकास है, फिर आता है आपका शोध कार्य आता है, शिक्षण अभ्यास आता है। उच्च शिक्षा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। जो हायर एजुकेशन होता है वो किसी के भी सर्वांगीण विकास पर जोर देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 101 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस संगठन में ERIC, एरिक एक इकाई है? एरिक एक इकाई है, किसमें? तो ERIC, इसको शॉर्ट में एरिक बोलते हैं, एक इकाई है। NCERT की इकाई है, NCERT की इकाई है एरिक। एरिक जो है, इसका पूरा नाम एजुकेशन, रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन है। देखिए, आपको ये फुल फॉर्म जरूर याद करना है, क्योंकि इस बार भी आपसे पूछा हुआ था। तो आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से होगा, और आपको इसके लिए कुछ अलग जाने की जरूरत नहीं, जितना प्रीवियस ईयर है आप बस वही कर लो, आपका हो जाएगा काम। तो
ERIC का पूरा नाम क्या है? एजुकेशन रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन, एजुकेशन रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। और यह NCERT की एक इकाई है। एरिक क्या है? NCERT की एक इकाई है। अगला क्वेश्चन आपको मैच करने वाला है कि केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पे है? ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ है? केंद्रीय तिब्बती अध्ययन संस्थान कहाँ है? और भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? ठीक है, तो देखिए भारतीय विज्ञान संस्थान और केंद्रीय तिब्बत से ही आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप तिब्बत वालों को देखिए, तो ये धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में एक जगह है धर्मशाला, तो यहाँ पे तिब्बती अध्ययन संस्थान यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर कुछ भी आइडिया नहीं है तो आप यहाँ से भी इसका क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट यहाँ पे मैच करने वाला देखते हैं आंसर। देखिए, तो ये हमारा है केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में, केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में। ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ है? तो चित्रकूट में। केंद्रीय तिब्बती अध्ययन धर्मशाला में है ना, सही। फिर आता है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, तो दो तो आसान था, आप इस दोनों से ही पकड़ सकते थे। अगला क्वेश्चन है हमारे 103 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन बौद्ध शिक्षा प्रणाली में मठ में प्रवेश के बाद विद्यार्थी को समस्त भौतिक और पारिवारिक संबंधों का त्याग करना होता था। इसे निम्न में से क्या कहा जाता था? तो इसको प्रवज्या कहते थे। इसको निम्न में क्या कहते हैं? प्रवज्या। जैसे अभी भी लोग जाता है तो हॉस्टल में, लेकिन वो हम लोग अटैच रहते हैं घर से, हम फ़ोन है हमारे पास, हम बात कर लेते हैं, या फिर हम महीने में एक बार दो बार आ जाते थे। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि जो उपनयन संस्कार, जिसको हम आज के टाइम में बोलचाल की भाषा में जनेऊ बोलते हैं, तो वो होता था बच्चों का 7 साल की उम्र में, और उसके बाद उनको गुरुकुल भेज दिया जाता था। और उसके बाद वो तभी वापस आते थे जब उनकी पूरी शिक्षा पूरी हो जाती थी, मतलब जब वो बड़े हो जाते थे तभी वो आते थे। उसके बाद आने के बाद उनकी शादी वादी होती थी और फिर वो अपना गृहस्थ जीवन शुरू करते थे। आज के जैसा नहीं, मतलब अभी के हिसाब से देखा जाए तो बच्चा जैसे स्कूल में एडमिशन लिया और एक बार ग्रेजुएट होके निकला तब वो लोग आते थे, वैसे उसको उस एक वर्ड को, मतलब वो जो सारा प्रोसेस होता है उसको एक वर्ड में प्रवज्या कहते थे। मतलब वो घर को त्याग दिए हैं उसको कहते थे। आइए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि प्राचीन बौद्ध शिक्षा प्रणाली में मठ में प्रवेश के बाद विद्यार्थी को समस्त भौतिक और पारिवारिक संबंधों का त्याग करना होता था। मतलब उसके पास कोई जो भौतिक और पारिवारिक संबंध है, जैसे होता था ना, जैसे भगवान श्री राम भी थे, वो भी पढ़ना अपना शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब गए थे तो उनको भी सब कुछ त्याग करना पड़ा था। ऐसा नहीं है कि वो घर में रह के और पूरा जो भी राजसी भोग विलास सारा चीज़ करके और तब उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। नहीं, कुछ लग्जरी लाइफ नहीं मिलती है। आप एक आम आदमी की तरह वहाँ पे जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 104 नंबर की राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के मुख्य अधिदेश क्षेत्रों के सेट की पहचान कीजिए। ये देखिए, ये क्लियर थोड़ा कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के मुख्य अधिदेश क्षेत्रों की सही सेट की पहचान करना है। जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है उसका कौन कौन सा मुख्य अधिदेश है? तो इसका आपका आंसर सी हो जाएगा, ए बी डी और ई। ए बी डी और ई, ए बी डी और ई, यानी कि प्रदान नहीं होगा, बाकी सब होगा। पहुंच होना चाहिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का क्या होना चाहिए? पहुंच होना चाहिए, अवधारणा होना चाहिए, अनुप्रयोग होना चाहिए और सेवाएं होनी चाहिए। ये देखिए 2 बार आपका क्वेश्चन ये पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा 105 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन से सांविधानिक निकाय हैं? सांविधिक निकाय, सांविधिक, संविधानिक नहीं, सांविधिक निकाय हैं। तो ये केवल ए और सी है। एक नैक और NCERT आपका सांविधिक निकाय है। NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, NAAC जिसको हम नैक बोलते हैं, तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, आपको इसका फुल फॉर्म भी याद करना है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल यह सभी प्रकार के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालय एवं अन्य उच्च शैक्षिक संस्थानों को ग्रेड प्रदान करता है। आप लोग भी जो कॉलेज में पढ़ते होंगे तो आपको पता है कि बोला जाता है, लोग आपस में सर लोग बात करते रहते कि नैक की टीम आने वाली, नैक की टीम आने वाली। मतलब वो यही देखने आते हैं कि आपका जो कॉलेज है वो किस कैटेगरी में है, पढ़ाई की क्या व्यवस्था है, अदर क्या चीज़ है इसमें, और उसके हिसाब से आपके कॉलेज को एक ग्रेड दिया जाता है। जैसे A+ है, A+ तो बहुत कम ही को मिलता है, ज़्यादातर C, B+ और A को मिलता है, फिर A+ बहुत कम को ही मिलता है। तो ये नैक का है, ठीक है। अगला हम नेक्स्ट में जाते हैं 106 नंबर
और दूसरा है हमारा, सॉरी उसका सी भी है, NCERT। NCERT जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका कार्य माध्यमिक स्तर के सभी प्रकार के विद्यालयों में, माध्यमिक स्तर देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, माध्यमिक स्तर के सभी प्रकार के विद्यालयों में शैक्षिक सामग्री एवं पाठ्यचर्या का निर्धारण करना है। इस बार भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ था, 18 जून का जो एग्जाम हुआ था, कि इसमें यूजीसी का क्या काम है, और भी बहुत सारे थे, उसमें मिलान करने वाला था। तो अगर आप ये पढ़िएगा तभी आपको पता होगा कि NCERT जो है वो आपका मिडिल स्कूल के, मतलब जो माध्यमिक स्तर है उसके लिए काम करता है, और यूजीसी किसके लिए काम करता है? जो नॉन टेक्निकल जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए काम करता है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनके लिए। फिर 106 नंबर क्वेश्चन है कि यूजीसी की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई थी? यूजीसी की जो स्थापना है वो किस उद्देश्य के लिए हुई थी? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, बी, डी और ई। बी, डी और ई। देखिए पहला ही भी हम पढ़ लेते हैं कि देश में उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नव प्रवर्तनों को बढ़ावा देना, इसके लिए नहीं हुई थी इसकी स्थापना। विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण और देखभाल करना था। ये तो था ही, विश्वविद्यालय शिक्षा के जो भी एक स्टैंडर्ड है, मानकों है, उनका समन्वय, निर्धारण और देखभाल के लिए था। अगला है हमारा, देश में उच्च शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाना, नहीं, इसके लिए स्थापना भी नहीं हुआ था। विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अनुदान का वितरण करना था, ये तो आपको पता है, नाम में ही है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसका नाम ही है, तो आपको पता ही होगा कि ये तो सही है। फिर FE नंबर क्वेश्चन है कि संघ तथा राज्यों, राज्य सरकारों और उच्च शिक्षा अधिगम संस्थानों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सेवा प्रदान करता है, कौन सा? तो यूजीसी। अगला हमारा है 107 नंबर क्वेश्चन, तो हमारा 107 नंबर क्वेश्चन है कि वह देश जहां पर उच्च शिक्षा संस्थानों की सर्वाधिक संख्या है, किस देश में हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट हैं उनकी संस्था सबसे ज़्यादा है? तो ये हमारा भारत में ही है। देखिए भारत में ही सबसे ज़्यादा शिक्षा है, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। तो ये, और यहाँ पे कितना है? तो भारत देश में सर्वाधिक उच्च शिक्षा संस्थान है और इसकी संख्या 1000 से अधिक है। मतलब हमारे यहाँ इंडिया में 1000 से ज़्यादा हायर एजुकेशन से रिलेटेड संस्थान है। अगला है हमारा 108 नंबर क्वेश्चन की मैच करना है आपको कि ये NHERC इसमें से क्या है। एक तो NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो भी ये संस्थान है वे है, और इनका दायित्व तो क्या क्या है, वो मतलब ये क्या काम करते हैं उससे रिलेटेड है। NHERC क्या है, NAC NAC क्या करता है, HEGC क्या करता है, और GEC क्या करता है। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर ही देखेंगे। देखिए तो ये जो हमारा NHERC विनिमय का कार्य करता है, मतलब विनियमन नहीं, विनियमन का कार्य करता है। NAC ये प्रत्यायन का काम करता है। NAC क्या करता है? तो प्रत्यायन का काम करता है। HEGC निधियन का काम करता है। देखिए थोड़ा सा हिंदी है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स तो इंग्लिश में ही समझ में आता है। मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे भी कोई कोई वर्ड नहीं समझ में आता है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन नहीं है कोई, इंग्लिश में ये बुक आती ही नहीं है। HEGC क्या होता है? निधियन। और GEC शैक्षणिक स्तर है, GEC का काम शैक्षणिक स्तर पे होता है। HEGC का नाम निधियन के लिए होता है, और NAC का प्रत्यायन, और NHERC विनियमन के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तक्षशिला में किस चीज़ की पढ़ाई होती थी, उज्जैन में, विक्रमशिला और मान्यखेत में किस चीज़ की पढ़ाई होती थी। तो डायरेक्ट हम इसका आंसर ही देखेंगे, और ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तक्षशिला खगोल शास्त्र के लिए फेमस था, तक्षशिला खगोल शास्त्र के लिए फेमस था। उज्जैन चिकित्सा के लिए फेमस था, उज्जैन किसके लिए? चिकित्सा के लिए। विक्रमशिला द्वितीय चिंतन के लिए था, और मान्यखेत जो है वो तांत्रिक शिक्षा के लिए था। और आपसे अगर पूछ दे कि इसमें अगर नालंदा विश्वविद्यालय पूछ दे तो वो बौद्ध शिक्षा के लिए भी था, इंपॉर्टेंट, पाली भाषा में भी वहाँ पे शोध होते थे, तो इसके लिए था। और तक्षशिला आपको याद करना है, तक्षशिला खगोल शास्त्र से था, उज्जैन चिकित्सा से था, विक्रमशिला द्वितीय चिंतन से था, और मान्यखेत तांत्रिक शिक्षा से था। देखिए तक्षशिला आपको भी पता है अभी वर्तमान में है पाकिस्तान में, और जो चाणक्य हैं और जो पाणिनि हैं उन्होंने यहीं से पढ़ाई की थी। ये विश्व का पहला यूनिवर्सिटी है तक्षशिला, उसके बाद नालंदा वगैरह खुला था। उज्जैन चिकित्सा से है, उज्जैन कहाँ पे पड़ता है? तो ये हमारा MP में पड़ता है। और विक्रमशिला भारत, मतलब यहाँ बिहार में पड़ता है विक्रमशिला।
और मान्यखेत मुझे नहीं पता है कि ये कहाँ पे पड़ता है, मान्यखेत मैं भूल रही हूँ। 110 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नीचे वाला पढ़ते हैं। वैश्विक 110 नंबर की वैश्विक नागरिकता शिक्षा निम्नलिखित में से किसका संवर्धन करती है? जो वैश्विक नागरिकता शिक्षा है वो निम्नलिखित में से किसका संवर्धन करती है? तो वो अधिक शांतिपूर्ण, सहनशील, समावेशी, सुरक्षित व संधारणीय समाज का करती है। अधिक शांतिपूर्ण, सहनशील, समावेशी और सुरक्षित व संधारणीय समाज का करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, भारत में किस कारण बहुत कम अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी आते हैं? क्या कारण है कि भारत में बहुत कम अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी आते हैं? तो इसका आंसर है हमारा ए और बी दोनों के कारण। विदेशी छात्रों के लिए आवासीय सुविधा का अभाव है, बिल्कुल। जैसे यहाँ पे जो विदेशी छात्र आते हैं तो उनके रहने के लिए थोड़ा आवासीय सुविधा का अभाव होता है, इसकी वजह से भी थोड़ा उनको प्रॉब्लम होती है रहने के लिए। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय योग्यता को मान्यता प्रदान करने में कठिनाई, और जो भी अंतर्राष्ट्रीय योग्यता होती है उनको मान्यता प्रदान करने में थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है, यही कारण है कि वो लोग थोड़ा कम आते हैं। और ये बाकी देखिए ऑप्शन सी है कि अनम्य प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षकों में उत्साह का अभाव। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि विदेशी लोगों को पढ़ाने में शिक्षक में उत्साह की कमी हो। यहाँ तो लोग अगर घूमने भी पर्यटन आते हैं विदेशी तो उनके साथ लोग एकदम बड़े मज़े से फ़ोटो खिंचाते रहते हैं, बोल बोल के फ़ोटो खिंचाते हैं। फिर दूसरा है कि विद्यार्थियों में उत्साह का अभाव, ऐसा नहीं है, विद्यार्थी भी उनको बहुत अच्छे से मतलब ग्रेड करते हैं। नेक्स्ट हमारा 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर थोड़ा सा NIRF का पूर्ण रूप बताना है। ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, ये वाला पेज थोड़ा सा ब्लर हो गया है, बट कोई नहीं। NIRF का पूर्ण रूप क्या होगा? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये आसान क्वेश्चन था, आप बता सकते थे ऐसे भी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये NIRF का फुल फॉर्म था। इसकी स्थापना 2015 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई थी, बस इसमें यही है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा 113 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा निजी विश्वविद्यालय है? निम्नलिखित में से कौन सा निजी विश्वविद्यालय है? तो ये हमारा बिट्स BITS जो है, बिट्स पिलानी निजी विश्वविद्यालय। बिट्स पिलानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, आपको भी पता है, और ये काफ़ी फेमस है। ये मेरी कज़न पढ़ती है इसमें, बिट्स पिलानी में, वो इंजीनियरिंग कर रही है यहीं से। बिट्स पिलानी निजी विश्वविद्यालय, जबकि अन्ना विश्वविद्यालय और बर्दवान विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय की श्रेणी में आता है। अन्ना विश्वविद्यालय और बर्दवान विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय में आता है, ठीक है। और IIIT तो आपको पता ही है। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सम विश्वविद्यालय है? सम विश्वविद्यालय, तो इसमें से हमारा बी जो है, बी और सी, नीपा और जामिया हमदर्द, ये हमारा सम विश्वविद्यालय। नीपा NIEPA, नीपा और जामिया हमदर्द सम विश्वविद्यालय। देखिए आपको ये सब याद करना है, क्योंकि ये अगर आप याद कर लेते हैं ना तो एक मतलब देखते सेकंडों में आपको टाइम नहीं लगेगा, और आप विदिन सेकंड आप इसको टिक करेंगे और आप फिर आगे बढ़ेंगे। आप रिसर्च है या टीचिंग एप्टीट्यूड आप कितना भी पढ़ लेंगे ना, आपको वहाँ पे समय लगेगा उसको सोचने में, समझने में और फिर उसका आंसर करने में। लेकिन ये चीज़ अगर आप याद करके जाते हैं तो आपको देखते ही विदिन सेकंड में आप इसका आंसर कर लेंगे। अगला हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल के विद्यालय जिन्हें यूनेस्को ने धरोहर स्थल घोषित किया है। कौन कौन से विद्यालय जिनको यूनेस्को ने धरोहर स्थल घोषित किया है? तो हमारा डी, तक्षशिला और नालंदा, इन्हीं दोनों विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने हमारा धरोहर स्थल घोषित किया गया। कौन कौन? तक्षशिला और नालंदा। मिथिला, वल्लभी और पुष्पगिरी नहीं है, नालंदा और ये है, ठीक है। अब नालंदा विश्वविद्यालय ये कब किया है? तो 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का है, इसको घोषित किया गया। और आपको पता है कि आपके लिए इस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका फिर से पुनरुद्धार किया गया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उसके इनॉग्रेशन में आए हुए थे। इसके साथ ही 18 देश के और भी लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कब खुला था, किसने किया था, इसके कुलपति कौन है वर्तमान में, और किस राजा ने बनवाया था। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। और इसके प्रीवियस जो भी वीडियोस मैंने डाले हैं उसमें मैंने बताया भी था कि कुमारगुप्त प्रथम ने इसको खुलाया था, नालंदा विश्वविद्यालय को, ठीक है। हमारा है तक्षशिला विश्वविद्यालय, पाकिस्तान में वर्तमान में, और ये 1980 में इसको घोषित किया गया था। मतलब तक्षशिला विश्वविद्यालय को 1980 में ही इसमें यूनेस्को में शामिल किया गया था, और नालंदा को 2016 में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर 116 नंबर की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा को विश्वविद्यालय शिक्षा के शिक्षण, परीक्षा, अनुसंधान और शिक्षण के मानकों के अनुरक्षण के लिए संदर्भित किया जा सकता है? फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए
कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के बारे में बात कर रहा है। यूजीसी अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा को विश्वविद्यालय शिक्षा के शिक्षण परीक्षा अनुसंधान और शिक्षण परीक्षा अनुसंधान और शिक्षण के मानकों के अनुरक्षण के संदर्भित किया गया है। तो ये किसके लिए किया गया है? तो ये हमारा धारा 12 के अंतर्गत किया गया है। इसमें से धारा 12 हो जाएगा, इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है, धारा 12 के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 117 नंबर कि भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी। जो भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान है उसकी स्थापना हुई थी किस लिए? तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा बी और सी में क्या है आपका कि समाज विज्ञान में अनुसंधान के संवर्धन के लिए, यानी कि समाज विज्ञान जो उसमें अनुसंधान के संवर्धन के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और सी में है कि एक विद्या के रूप में समाज विज्ञान की गुणवत्ता का संवर्धन करने के लिए की गई थी। एक विद्या के रूप में समाज विज्ञान की गुणवत्ता का संवर्धन करने के लिए की थी। ठीक है, ICSSR, इसको शॉर्ट फॉर्म में ICSSR की स्थापना कहते हैं और इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी। पहला उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के संवर्धन के लिए, और दूसरा एक विद्या के रूप में समाज विज्ञान की गुणवत्ता का संवर्धन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एक स्टेटमेंट वाला दिया है, बताना कि कौन सही है कौन गलत है। कि भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता और समन्वय बनाए रखने का वैधानिक उत्तरदायित्व यूजीसी का है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि एनसीटीई भारत में शिक्षक शिक्षा का एक निकाय होने के नाते यूजीसी के नियंत्रण के अंतर्गत आता है। क्या एनसीटीई यूजीसी के नियंत्रण के अंतर्गत आता है? तो नहीं, ये उसके अंतर्गत नहीं आता है। आपका आंसर हो जाएगा सी। इसमें क्या दिया हुआ है? तो भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों शिक्षा और शोध की गुणवत्ता और उच्च शिक्षण संस्थानों में समन्वय रखने हेतु यूजीसी उत्तरदायित्व है। ये तो सही है। दूसरा है कि एनसीटीई एक स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त मतलब वो अपने आप में काम करने के लिए बाध्य है, मतलब किसी और के अंदर में वो नहीं रह सकता है। तो यह यूजीसी के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए कथन है, ये भी स्टेटमेंट वाला है कि प्राचीन भारत में शाकल्यवादी शिक्षा का उद्देश्य इस संसार में जीवन अथवा विद्यालयी शिक्षा के बाद के जीवन की तैयारी करने हेतु ज्ञानार्जन करना ही नहीं था, बल्कि पूर्ण आत्मा अनुभूति व मुक्ति हासिल करना था। और दूसरा स्टेटमेंट है कि प्राचीन शिक्षा के दौरान बहुलवादी आपसी समझ और शांति साकल्यवादी शिक्षा की नींव तैयार करते हैं। तो 1 और 2 दोनों इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 120 नंबर की आयुर्वेद जो स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली है का वर्णन निम्नलिखित में से किस में मिलता है? आयुर्वेद का वर्णन किस में मिलता है? तो ये हमारे अथर्ववेद में मिलता है। देखिए हमारा 4 वेद है, आपको भी पता है, और 6 वेदांग है, मतलब वेदों के जो अंदर आता है उसको वेदांग बोलते हैं। तो इसमें 6 वेदांग है और 4 वेद है, जिसमें हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आता है। तो अथर्ववेद में हमारा चिकित्सा प्रणाली का वर्णन किया गया। ठीक है, सामवेद में संगीत का वर्णन है, ऋग्वेद में पूजा स्तुति करना है ये है, और यजुर्वेद में है तंत्र मंत्र, वो भी आयुर्वेद से ही चिकित्सा से संबंधित है। अथर्ववेद चिकित्सा है, यजुर्वेद मेरा जादू टोना ये सबसे। अगला है 121 में क्या है? प्राचीन भारत में तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश लाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए आयु संबंधी पात्रता निष्कर्ष क्या निर्धारित थी? मतलब जो तक्षशिला विश्वविद्यालय उसमें किस एज के ग्रुप के लोग जो है उनका एडमिशन होता था? तो 16 वर्ष के लोगों का एडमिशन होता था। ठीक है, अगला है हमारा कि प्राचीन भारत में, ये तो हम देख चुके हैं। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो ये लक्ष्य था मुक्ति अथवा उद्धार। जो प्राचीन काल में जो लोग शिक्षा ग्रहण करते थे उनका मेन जो मकसद था, लक्ष्य था, मुक्ति अथवा उद्धार था। और आज हम लोग क्या है, रोजगार पाने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन उस टाइम में मुक्ति पाने के लिए लोग पढ़ते थे और उद्धार करने के लिए पढ़ते थे। ठीक है, प्राचीन काल में शिक्षा का मुख्य लक्ष्य मुक्ति अथवा उद्धार था। प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था, जो प्राचीन काल में जो शिक्षा व्यवस्था होती थी वो वेदों और उपनिषदों पर आधारित थी, जिसके कारण विद्यार्थियों को नश्वर संसार से मुक्ति पाने तथा आत्मा को परमात्मा में विलीन होने का ज्ञान कराया जाता था। अतः यह कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य आत्मा अथवा मुक्ति अथवा उद्धार था। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा 123 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शैक्षिक संस्थान गंगा नदी के तट पर स्थित था। प्राचीन संस्थान गंगा नदी के तट पर कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय गंगा नदी के तट पर था। विक्रमशिला, लेकिन नालंदा तो नहीं हो सकता है क्योंकि नालंदा हमारा नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और वहाँ पे गंगा नदी नहीं है। विक्रमशिला भागलपुर में पड़ता है और वहाँ पे गंगा नदी है। तो ये हमारा इसका विक्रमशिला विश्वविद्यालय होना चाहिए। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय और तक्षशिला तो पाकिस्तान में, वहाँ पे तो गंगा नदी कहाँ से जाएगा। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो इसका आंसर यहाँ पे आएगा। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का कार्य विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बोर्ड के प्रशासनाधीन है। इसका आंसर, अरे ये तो दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी। विक्रमशिला, हाँ ये सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के अंतर गंगा नदी के तट पर स्थित है। विक्रमशिला मैंने बताया ना कि भागलपुर में, और भागलपुर में गंगा नदी बहती है, तो उसके तट पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। ठीक है, यह विश्वविद्यालय धार्मिक शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध था। और एक क्वेश्चन जो जैसे पूछेगा कि बिहार में गंगा नदी कहाँ से सबसे ज़्यादा लंबी है, तो वो हमारे पटना में सबसे ज़्यादा लंबी है गंगा नदी, और विक्रमशिला मतलब भागलपुर में थोड़ा सा कम है बस। प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों में शिक्षण पर सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के बोर्ड का नियंत्रण था और निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कार्य विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बोर्ड के प्रशासनाधीन था। मतलब कौन सा विश्वविद्यालय था जिसका कार्य विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बोर्ड के प्रशासनाधीन था? तो ये हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय का जो कार्य है वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बोर्ड के प्रशासनाधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हीनयान के विशिष्ट अध्ययन के लिए प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय कौन था? हीनयान का जहाँ पे होता था तो ये था हमारा वल्लभी विश्वविद्यालय। ये कहाँ पे पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। वल्लभी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था किसके लिए? तो हीनयान के लिए। यह बौद्ध अध्ययन, खासकर हीनयान बौद्ध का प्रमुख केंद्र था। जैसे बौद्ध अध्ययन में भी दो भागों में बौद्ध अध्ययन भी बाद में बट गया था, तो एक महायान और हीनयान। तो उसमें से ये जो वल्लभी था वहाँ पे हीनयान का ज़्यादा पढ़ाई होता था, और हमारे यहाँ जो नालंदा में भी बौद्ध धर्म का पढ़ाई होता था। अब ये जो है आपका यही वेदांग है, निरुक्त है, छंद है, शिक्षा और कल्प, ये वेदांग है। इसमें से इसको मैच करना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट आंसर ही देखेंगे। तो निरुक्त जो है ये क्या है? स्वप्न विज्ञान है। निरुक्त में क्या पढ़ाई होता है? स्वप्न विज्ञान का। छंद क्या है? तो ये छंद शास्त्र की पढ़ाई होती है। शिक्षा व्युत्पत्ति विज्ञान, और कल्प में अनुष्ठान के बारे में होता है। निरुक्त क्या है? स्वप्न विज्ञान है। छंद क्या है? तो छंद शास्त्र। शिक्षा व्युत्पत्ति विज्ञान, और कल्प में है अनुष्ठान। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्या हो गया, सॉरी ये मैं गलत बता दी, मैच करने वाला था, मैं गलत मैच कर दी। निरुक्त हमारा स्वप्न विज्ञान है, सॉरी ये वाला होगा आंसर। निरुक्त क्या है हमारा? तो स्वप्न विज्ञान है। निरुक्त क्या है? स्वप्न विज्ञान। छंद है हमारा अनुष्ठान। शिक्षा छंद शास्त्र में आता है, और कल्प व्युत्पत्ति विज्ञान में आता है। कल्प किस में आता है? व्युत्पत्ति विज्ञान में आता है। अगला है 127 नंबर की वैदिक काल की प्रख्यात विदुषी महिलाएं कौन सी है? तो वैदिक काल में हमारा गार्गी होती थी और मैत्रेयी होती थी, और इसमें से तो गार्गी, मैत्रेयी और अपाला थी, संघमित्रा भी थी। हाँ, गार्गी थी, मैत्रेयी थी, संघमित्रा और अपाला भी थी। वैदिक काल की प्रमुख विदेशी महिलाएं कौन थी? गार्गी है, बहुत फेमस है, आप सब लोग जानते हैं। गार्गी संहिता भी है, मैत्रेयी थी, संघमित्रा और अपाला भी थी। इन्हीं के नाम पे संघमित्रा एक्सप्रेस चलता है एक बेंगलोर के लिए। 128 नंबर क्वेश्चन अब हम देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन विश्वविद्यालय ने अन्य विषयों के साथ विशेष विषय वज्रयान बौद्ध मत के शिक्षण को भी उपलब्ध करवाया था? मतलब अन्य विषय के साथ वज्रयान को भी इन्होंने बौद्ध मत को शिक्षण को भी उपलब्ध करवाया था। वज्रयान भी बौद्ध शिक्षा का ही एक पार्ट में आता है। तो ये हमारा जगदल्ला विश्वविद्यालय है, जगदल्ला विश्वविद्यालय इसने करवाया था। तो और ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये बंगाल में पड़ता है। चलिए, जगदल्ला विश्वविद्यालय में अन्य विषयों के साथ विशेष विषय जो है वज्रयान बौद्ध मत के शिक्षण को भी उपलब्ध कराया गया। इसका निर्माण बंगाल के पाल राजा रामपाल ने करवाया था। जगदल्ला विश्वविद्यालय किसने करवाया था? राजा रामपाल ने करवाया था। और अगर आपसे पूछे नालंदा विश्वविद्यालय तो कुमारगुप्त ने करवाया था, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो धर्मपाल ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान नालंदा विश्वविद्यालय से धर्म ग्रंथ अपने साथ वापस ले गए और इस विश्वविद्यालय की वास्तुकला और अधिगम के बारे में लिखा था? तो ये थे हमारा वेनसांग ने अपने साथ ले गया था। ठीक है, तो ये है हमारा
कि चीनी यात्री वेनसांग वह विद्वान था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय से धर्म ग्रंथ अपने साथ वापस ले गया और इस विश्वविद्यालय की वास्तुकला और अधिगम के बारे में लिखा। भारत के लिए वेनसांग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह यात्री के तौर पर भारत से उसकी संस्कृति और समाज की झलकियाँ लेकर गया और उनसे दूसरे देशों को परिचित करवाया। और चीन के लिए वेनसांग केवल एक चीनी यात्री बनकर भारत आया था, लेकिन बुद्ध के संदेशों उपदेशों को सीखकर वह वापस अपने देश लौटा था और चीनियों को उन संदेशों से परिचित करवाया। यह 629 से 643 ईस्वी पूर्व के बीच सिल्क रूट, जिसको आज हम रेशम मार्ग कहते हैं, उससे भारत आया था। और वेनसांग एक महान यात्री, विद्वान और अनुवादक भी था। देखिए, ये यहाँ से बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ वगैरह था उसको लेके गए थे वहाँ पे, और तब वहाँ पे इसका प्रचार किया था। यही कारण है कि आज हमारे यहाँ देखिएगा वैशाली में या फिर केसरिया स्तूप जो है, या फिर बोध गया है, यहाँ पे बौद्ध और चीनी लोग, तिब्बती लोग बहुत ज़्यादा आते हैं दर्शन करने के लिए। तो ये उसी के लिए आते हैं, मतलब बौद्ध धर्म वहाँ पे जाके उन जो वेनसांग ने फैलाया था, जो प्रचार किया था, उसके कारण ये लोग आते थे। तो आज हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि फिर वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइबर तो प्लीज़ लाइक कर दे।